नोएडा के जेवर में जापानी प्रतिनिधिमंडल का हुआ जोरदार स्वागत। भारत जापान रिश्तों में सहयोग की जगी नई उम्मीद। यूपी में निवेश और औद्योगिक साझेदारी के लिहाज से अहम माना जा रहा दौरा। प्रयागराज जिला कोर्ट में आज शंकराचार्य पद विवाद पर सुनवाई। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पदनाम को लेकर है मामला। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी सुनवाई। लखनऊ में अल्पसंख्यक आयोग में नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट सख्त। 12 जून 2024 से खाली पड़े हैं आयोग के पद। कोर्ट ने सरकार को दी नियुक्ति के लिए 4 हफ्ते का मोहलत। यूपी में बाढ़ के हालात पर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में। बाढ़ प्रभावित जिलों में तेज किया गया राहत बचाव अभियान। प्रयागराज में एनडीआरएफ टीमें चला रही सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन। लखनऊ की कारण स्टेडियम में लखनऊ फॉल्कन्स मेरठ मावेरिक्स के मुकाबले में उमड़े क्रिकेट प्रेमी। यूपी T20 गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन संजय कपूर भी पहुंचे दर्शक दीर्घा में। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां नोएडा के जेवर में जापानी प्रतिनिधिमंडल का जोरदार स्वागत किया गया। जापानी मेहमानों के पहुंचने से भारत जापान रिश्तों में सहयोग की नई उम्मीद जगी है। प्रतिनिधिमंडल के दौरे को उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक साझेदारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। जेवर में हुए स्वागत के दौरान भारत और जापान के बीच मजबूत होते संबंधों की झलक देखने को मिली। माना जा रहा है कि जापानी कंपनियों के निवेश से उत्तर प्रदेश में उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ सकते हैं। और लखनऊ में यूपी सरकार ने जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ में जापानी सिटी विकसित करने की तैयारी है। बता दें कि इस क्षेत्र में जापानी कंपनियों के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। यहां मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर जोर होगा। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट के बाद 3,191 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी हुई। इनसे 10,000 से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लखनऊ में अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव मौजूदा कांग्रेस गठबंधन को लेकर चिंतित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इमरान मसूद के बयानों के जरिए अखिलेश पर दबाव बना रही है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश नए गठबंधन सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं और जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने अखिलेश को अपनी पार्टी के अंदर शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात पर ध्यान देने की सलाह दी। वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव के पोस्ट पर अपना दल सोनेलाल के नेता आशीष पटेल ने पलटवार किया है। फेसबुक पोस्ट के जरिए आशीष पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी ट्वीट रिट्वीट की राजनीति नहीं करती, बल्कि जनता के बीच काम करने और गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास रखती है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। आशीष पटेल ने कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में अपना स्पष्ट जनादेश देगी। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में जौहर ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने बड़ी छापेमारी की है। सीए दीपक गुप्ता के 2 कार्यालयों और आवास पर ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि यह परिसर जौहर ट्रस्ट से जुड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रामपुर, सहारनपुर समेत कई शहरों में एक साथ छापेमारी की गई है। ईडी की टीमें दस्तावेज और दूसरे रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। यह मामला जौहर यूनिवर्सिटी और पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़े ट्रस्ट की जांच से संबंधित बताया जा रहा है।
वहीं प्रयागराज जिला कोर्ट में आज शंकराचार्य पद से जुड़े मामले में सुनवाई होगी। मामला बता दें कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य पदनाम लिखने से जुड़ा हुआ है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में इस मामले पर सुनवाई होनी है। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर शंकराचार्य पदनाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। अब अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। सुनवाई के दौरान इस विवाद से जुड़े आगे के कानूनी पहलुओं पर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। वहीं लखनऊ में अल्पसंख्यक आयोग के खाली पदों पर नियुक्ति में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। आयोग के पद 12 जून 2024 से खाली बताए जा रहे हैं और मामला लंबे समय से लंबित है। कोर्ट ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए 4 हफ्ते की और मोहलत दी है। सरकार ने बताया कि लंबित आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाएगा और जनवरी से अब तक 12 नए आवेदन मिले हैं। हालांकि कोर्ट सरकार के जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। वहीं लखनऊ समेत यूपी में बाढ़ के हालात को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान को तेज कर दिया गया है। प्रयागराज में एनडीआरएफ की टीमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं को बाढ़ और डूबने से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। सरकार ने दामिनी और सचेत ऐप से मौसम और बिजली गिरने की चेतावनी पाने की अपील की है। लोगों से नदी, तालाब और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने को कहा गया है। और अगली खबर आपको बता दें कि लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ फाल्कन्स और मेरठ मैवरिक्स के बीच मुकाबला देखने को बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी पहुंचे। यूपी टी20 की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन संजय कपूर भी दर्शक दीर्घा में पहुंचे और दर्शकों से आयोजन को लेकर बातचीत की। मैच के दौरान दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। क्रिकेट प्रेमियों ने यूपी टी20 की जमकर तारीफ की। संजय कपूर ने कहा कि यूपी टी20 युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच दे रहा है। वहीं सहारनपुर में शराब ठेके के सेल्समैन लोकेश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक लूट के लिए 5 आरोपियों ने कई दिनों तक फ्रैकी की थी। लाल बैग में बिक्री के रुपए होने के शक में आरोपियों ने लोकेश को निशाना बनाया। आरोप है कि बाइक में टक्कर मारकर उसे सड़क किनारे गड्ढे में गिराया और लूटपाट की। पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने उसे पानी में डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नागल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एटा के मलावन स्थित जवाहर तापीय प्लांट में 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान आगरा के शमशाबाद निवासी शुवेक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शुवेक प्लांट में रोटी बनाने का काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मलावन पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अंबेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की मौत मामले में एसपी का बयान सामने आया है। एसपी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच जारी है। उन्होंने बताया कि एफआईआर में दर्ज अधिकांश जेवरात अभी बरामद नहीं हुए हैं। मौके से मिली तुलसी की माला और पीली धातु की कुछ चीजें परिवार को सौंप दी गई है। पोस्टमार्टम में मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है, इसलिए बिस्तर जांच के लिए भेजा गया है। जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और पुलिस पूछताछ और बयान दर्ज कर रही है। 16 अगस्त को थाना मालीपुर में श्री आशुतोष मिश्रा जी द्वारा अपनी मां की हत्या और लूट का मुकदमा थाना मालीपुर में दर्ज कराया गया था। मुकदमा तहरीर के आधार पर तत्काल दर्ज भी कर लिया गया था। उसके बाद शव का पीएम कराया गया था। पीएम कराने के बाद एक ऑफिशियल बाइट भी पुलिस द्वारा रिलीज की गई थी। पिछले 2 दिनों में कई मीडिया हैंडल्स में और कई जगह यह प्रसारित हुआ कि कुछ सामान पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इसमें मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि इसमें पुलिस की कई टीमें गठित हैं और जो भी सामान उन्होंने एफआईआर में अपने लिख के दिया है वह अभी बरामद होना शेष है। कुछ पीली धातु की
कील नुमा चीज़ें हम लोगों को मौके से ही मिली थी। मोती की जो तुलसी की माला होती है वो भी मौके से मिली थी। वो सब परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन यह कहना कि सभी सामान पुलिस ने बरामद कर लिया गया है, उनके घर ही में मिल गया है, यह गलत है और भ्रामक है। वहीं सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र में रिहन जलाशय में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। सिरसोती गांव के सामने ग्रामीणों ने पानी में शव उतराया देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और कब्जे में लिया। मृतक की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच कर रही है। शव को मरचुरी में रखवाकर पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। मौत की असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। वहीं सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से किसान की मौत हो गई। सागोडा गांव के 34 वर्षीय शेर सिंह खेत से काम कर लौटने के बाद नहाने के लिए कुएं पर पानी भरने गए थे। बताया जा रहा है कि कुएं पर रखी लकड़ी अचानक टूट गई, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे कुएं में जा गिरे। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। वहीं इटावा के भटथना कोतवाली क्षेत्र में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौत से पहले युवक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कुछ युवकों पर कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाने का आरोप लगाता हुआ सुनाई दे रहा है। परिजन युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। टीटू आ तुम टीटू को बुला रहा, टीटू को। ये करीब 11:30 बजे घटना है। 11:28 पे हमारे पास फ़ोन आया कि टीटू भैया हमें बचाए लियो। तब हम और बहन हमारी दोनों लोग गए दौड़ के खेत पे, तब उसे लेके आए जिला अस्पताल। वहीं हरदोई में लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। कई प्रमुख मार्ग पानी में डूबे नजर आए, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जल भराव के कारण जगह जगह जाम की स्थिति भी बनी रही। स्कूली बच्चों को भी पानी से होकर गुजरना पड़ा। युवा आवास से लेकर जिलाधिकारी आवास की ओर जाने वाला मार्ग भी पानी से लबालब नजर आया। बारिश के बाद सड़कों पर हुए जल भराव ने शहर की जल निकासी व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों को जल भराव से राहत नहीं मिल सकी। हाँ बिल्कुल, बारिश में बहुत भीग भी गए हैं, सब गड्ढे वड्ढे नाली वाली। देखिए कोचिंग आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार को यही बस कहेंगे कि ये नाली जो पानी नाले थोड़ा बड़े कर दीजिए या बंद करवा दीजिए, पानी आनी ना भरे जिससे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देश में जैन जी के बाद जैन अल्फा भी प्रदर्शन करने में जुटे हैं। खबर हमीरपुर से, जहां जमरेही तीर गांव में जर्जर सड़क और जलभराव से परेशान बच्चे अभिभावकों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की करीब 40 किलोमीटर मुख्य सड़क 25 सालों से बदहाल है। बारिश में सड़क पर बने गड्ढों और जल भराव से स्कूली बच्चों, मरीजों और ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है। साल 2022 से शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। अधिकारियों के जल्द कार्रवाई के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। हमीरपुर में एक सप्ताह अभी बीता ही नहीं था कि दोबारा से जैन अल्फा का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। ये मेरे पीछे वो स्कूली बच्चे हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सड़क के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो स्कूली सड़क को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम, क्या नाम बेटा आपका? रागनी। कहाँ से आई है? जमरीती। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठी हुई है? रोड की मांग को लेकर। हाँ। आपके स्कूल की सड़क खराब है। हाँ। तो इसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। आपके साथ ही कौन लोग आए हुए हैं? ये हमारे दादा, चाचा, बड़े पापा, नान, घर सब के लोग लोग हैं। हाँ। तब से आपकी वो रोड नहीं बनी हुई है। कम से कम जाने कितने साल हो चुके, बल्कि बना नहीं है वो रोड। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6। क्या नाम है आपका? रागनी। परिजन है, उनसे भी बात कर लेते हैं। फिर समस्याओं को लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। समस्याओं को लेकर हमारी मुख्य बात है सर, भौली से जमरी तीर तक जो सड़क है 4 किलोमीटर है, और बचरौली से भौली 4 किलोमीटर, और
2 किलोमीटर पहाड़ी देवा मंदिर तक, जो प्राचीन 11 साल पुराना मंदिर है। ये 3 मुख्य मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर आए हुए हैं जिलाधिकारी से मिलने के लिए। हम चाहते हैं हमारी रास्ताएं ये तीनों बन जाएं, जिससे युवा बच्चे स्कूल जा सके, विद्यालय जाने वालों या कोई बीमार हो जाता है तो उसमें जाने के लिए ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना कोई सुविधा हो सकती है। तो यहाँ पर एडीएम और एडिशनल एसपी तमाम अधिकारी मौजूद है, फिर भी आप लोग यहाँ पर क्यों यहाँ पर हमें डीएम साहब की अभी मीटिंग चल रही है। जिलाधिकारी महोदय टीम मीटिंग के बाद बोल रहे हैं कि मीटिंग के बाद में मुलाकात कराएंगे। जब मुलाकात हो जाएगी तभी हम जाएंगे जिलाधिकारी। इतनी समस्या है, 15 साल से कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी, कोई डीएम साहब, इससे पहले मीणा जी थे, उनको लिखित ज्ञापन दिया, कोई सुनवाई नहीं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जो बीमार हो रहे, कैसे जा रहे, क्या कर रहे, वो हम ही लोग अब क्या बताएं जो दिल में है। कितनी जो परिजनों का सड़क को लेकर जो दर्द है वो साफ देखा जा सकता है। जैन अल्फा इनको नाम दिया गया। स्कूली बच्चे स्कूली ड्रेस में भी है। तमाम जो परिजन है वो एक सप्ताह के बाद ये इसी रोड पर चंदूपुर गांव से पहले इनको रोका गया, फिर सिटी फॉरेस्ट पे रोका गया, उसके बाद ये वहां से पैदल हमीरपुर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और जो सड़क है वो इनको कब तक मिलेगी बनके तैयार। हमीरपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र महाजन। वहीं अमरोहा के गजरौला में रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। भानपुर रेलवे क्रॉसिंग पर एक कार रेलवे ट्रैक पर फंस गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि गेटमैन की कथित लापरवाही के चलते कार ट्रैक पर पहुंची। हालांकि समय रहते कार को ट्रैक से हटा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले के बाद रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में लगातार बारिश के बाद शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जल भराव के बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाव चलाकर प्रदर्शन भी किया। सपा प्रदेश सचिव व्यापार सभा राम ज्ञान गुप्ता के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। राम ज्ञान गुप्ता ने कहा कि बारिश ने शहर के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जल्द समाधान की मांग की है। सपा ने चेतावनी दी है कि समस्या दूर नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रोड पर भरे हुए पानी में नाव चलाकर इस भाजपा सरकार का विरोध किया है और सोते हुए प्रशासन को जगाया है। हम समाजवादियों की मांग है, जो हरदोई में विकास कार्य नहीं हुआ, न नाला बने हैं, न नाली बनी है, इसीलिए पूरे शहर में जलभराव होता है। हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था की जाए। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान 2 नेपाली महिलाओं के बैग से 32 बोर का जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। सीआईएसएफ ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और सरोजनी नगर पुलिस को सौंप दिया। जांच में पता चला कि कारतूस उनके परिचित ओम नारायण का था और गलती से महिलाओं के बैग में चला गया था। ओम नारायण ने पुलिस को शस्त्र लाइसेंस भी दिखाया। इसके बाद दोनों महिलाओं को छोड़ दिया गया, लेकिन उनकी दिल्ली की फ्लाइट छूट गई। वहीं इटावा में स्कूली वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मिशन सेफ फ्यूचर के तहत एआरटीओ प्रवर्तन हुमा परवीन के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान 20 स्कूली वाहन सीज किए गए, जबकि 132 अनफिट वाहनों को नोटिस जारी किया गया। जिले में करीब 940 स्कूल वाहन पंजीकृत बता दें हैं और लगातार जांच की जा रही है। फिटनेस फेल और परमिट में गड़बड़ी वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। अचानक हुई कार्रवाई के बाद विभाग की पिछली कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार। पर 5वें मिल समेत दुर्गा मंदिर के पास मलबा आ गया।